हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज अपनी 2 मिनट सीरीज में आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स बताने वाला हूं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिए। इस लेक्चर को एंड तक देखिए, आपको सारे अमेंडमेंट एक बार में याद हो जाएंगे। याद रखिएगा, टोटल अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा चुका 105 टाइम्स। तो 105 अमेंडमेंट्स हैं, तो क्या सारे पढ़ने? नहीं, मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। सबसे पहला फर्स्ट अमेंडमेंट जो 1951 में हुआ, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें क्या हुआ, याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे पहले, अब 12 शेड्यूल हो गए। तो जो 9th शेड्यूल है वो आपको याद रखना इसी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था। और इस अमेंडमेंट 9th शेड्यूल क्या डील करता है? 9th शेड्यूल डील करता है, याद रखना है कि क्या होता था उस टाइम पे, लैंड रिफॉर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लैंड रिफॉर्म्स को एस्टैब्लिश करने के लिए ये 9th शेड्यूल ऐड किया गया था। रिमेंबर, क्या होता था उस टाइम पे, राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट थी, और आप लैंड रिफॉर्म्स करेंगे तो फंडामेंटल राइट जो राइट टू प्रॉपर्टी उससे क्लैश होता था। तो इसीलिए जो फिर लोग जुडिशरी पहुंच जाते थे। तो जुडिशियल रिव्यू से बचने के लिए याद रखिएगा ये 9th शेड्यूल ऐड किया गया था, जिसमें हम लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड प्लस अदर लॉज भी ऐड किए गए थे। बट लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड मेनली इसमें चीजें याद रखना आपको ऐड की गई थी, जिससे कि आप स्क्रूटिनी, जुडिशियल रिव्यू की स्क्रूटिनी से बच जाते थे और लैंड रिफॉर्म्स भी इंप्लीमेंट हो जाता था। ये आपको याद रखना है। प्लस इसी के थ्रू याद रखना, इसी अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 1901 में स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसमें 3 आपको याद रखना है ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऐड किए गए थे। मतलब इन ग्राउंड्स पर गवर्नमेंट चाहे तो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वो 3 ग्राउंड थे: पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट ऑफ एन टू एन ऑफेंस। रिमेंबर, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट था, दैट इज द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1956 में हुआ था। आपको याद रखना, इसमें स्टेट रिकॉग्निशन जो अपना फैजल अली कमीशन बनी थी, याद रखिए, उसी को पिक्चर में लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा। आपको याद रखना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स हुआ करते थे, इन सबको अबॉलिश कर दिया गया और फाइनली 14 स्टेट्स और 6 यूटीज को क्रिएट किया गया। प्लस ये पॉइंट भी याद रखना है, इसमें आपका लिंग्विस्टिक बेसिस में स्टेट्स को भी क्रिएट किया गया था। रिमेंबर, मतलब स्टेट्स क्रिएट हो सकते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस में भी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 7th अमेंडमेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। नेक्स्ट देखा है 9th अमेंडमेंट। आपको याद रखना, जो वेस्ट बंगाल का पार्ट था बेरूबारी यूनियन, वो हमने पाकिस्तान को दे दिया गया था अकॉर्डिंग टू इंडियन पाकिस्तान एग्रीमेंट 1958। तो उसके लिए आपको अमेंडमेंट करना पड़ता है, क्योंकि जो बेरूबारी यूनियन प्लेस था वो अपना वेस्ट बंगाल में था, वो हमने पाकिस्तान को दिया था। रिमेंबर, 9th अमेंडमेंट एक्ट याद रखना, दादरा नागर हवेली जो है, ठीक है, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था इंडिया में। और थ्रू मतलब किसके थ्रू, याद रखना आपको, किसके पास था ये था, याद रखना आपको, पुर्तगालीज के पास, याद रखिएगा। तो पुर्तगाल से हमने लेके दादरा नागर हवेली को हमने यूनियन टेरिटरी बनाया था, इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया गया था। ऐसे 12th अमेंडमेंट एक्ट से आपको गोवा, दमन एंड दीव को इनकॉर्पोरेट किया गया था इंडिया में, ये भी पोर्चुगीज के पास था। और 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962 के थ्रू हमने नागालैंड को स्पेशल स्टेटस दिया था अंडर आर्टिकल 371A, ये भी याद रखना है। 14th अमेंडमेंट के थ्रू हमने इनकॉर्पोरेट किया था पुदुचेरी को, जो फ्रेंच के पास था, ये भी आपको याद रखना, 1962 में ये अमेंडमेंट हुआ था। नेक्स्ट अमेंडमेंट की बात करें, 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, याद रखिएगा। पहले उस टाइम पर अगर हम बात करें 8 शेड्यूल की, जिसमें आपकी लैंग्वेजेस, कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेजेस मेंशन है, उसमें टोटल एट उस टाइम पर 14 हुआ करती थी, एट प्रेजेंट 22 है। तो 14 से 15th ऐड हुई थी, सिंधी जो थी वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज बनी थी, 8 शेड्यूल में ऐड किया गया था। तो सिंधी ऐड हुई थी 21st अमेंडमेंट से 1967। 24th अमेंडमेंट से याद रखिएगा, प्रेसिडेंट को कंपलसरी हो गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंडमेंट हो और वो बिल आपके पास पहुंचे, आपको एसेंट देना ही पड़ेगा, मतलब आपको साइन करना कंपलसरी है। ये किस अमेंडमेंट से हुआ था? 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। नेक्स्ट 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975, इससे सिक्किम जो था, आपको याद रखिएगा, फुल फ्लेज स्टेट बन गया था इंडियन यूनियन का। ये आपको याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट ही अमेंडमेंट है। 38 अमेंडमेंट एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट, 1975 इमरजेंसी के टाइम पर ये अमेंडमेंट है। याद रखिएगा, इसमें ये बोल दिया गया था कि प्रेसिडेंट जब इमरजेंसी डिक्लेयर करता है, ऑफकोर्स हम इमरजेंसी की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, तो याद रखिए उसे प्रेसिडेंट जब डिक्लेयर करेगा, उसका जो डिक्लेरेशन रहेगा वो नॉन जस्टिसिएबल रहेगा। ठीक है, आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो 38 अमेंडमेंट के थ्रू कहा गया था। अगला इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इतने सारे अमेंडमेंट हुए इस अमेंडमेंट में, 1976 में हुआ था, कि इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। कुछ अमेंडमेंट्स देख लेते हैं क्या थे इसमें। जैसे कि प्रीएम्बल में 3 वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जो प्रीएम्बल में ऐड हुए, वो इसी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए। याद रखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज जो पार्ट 4A में है, वो भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही ऐड हुआ था। नेक्स्ट देखा है तो डीपीएसपी में देखा है तो 4 डीपीएसपी ऐड हुए थे इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। वो 4 डीपीएसपी क्या थे? टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन, पहला आर्टिकल नंबर 39 के अंदर। 39F मैं आपको डिटेल बताऊं तो, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, आर्टिकल नंबर 39A कैपिटल ए। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, आर्टिकल 43A। और टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड द
द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ अंडर आर्टिकल नंबर 48A। तो ये चारों याद रखना आपको इंपॉर्टेंट डीपीएसपी थे जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही ऐड हुए थे। प्लस और क्या हुआ था, और इंडिया जुडिशियल सर्विस को क्रिएट किया गया था, बट अभी तक ये अप्लाई नहीं किया गया, बट क्रिएट कर दिया गया था थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट। रिमेंबर, स्टेट लिस्ट से 5 ऐसे सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिए गए थे। वो कौन से थे? एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट एंड मेजर्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ये सब हो रहा है। प्लस आपको याद रखना है कि अगर आप कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, तो सरकार ऐसा, पार्लियामेंट ऐसा लॉ बना सकती है जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज को रोकेगा, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट ही क्यों ना हो लॉ, बट एंटी नेशनल एक्टिविटीज को रोकेगा। ये पॉइंट ऐड किया गया था, आर्टिकल नंबर 31D ऐड किया गया था थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ये भी आपको याद रखना है। प्लस याद रखिए लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर जो है वो 5 ईयर से 6 ईयर्स कर दिया गया था, बट ऐसा नहीं है 5 ईयर से 6 ईयर्स करेंगे तो अगले अमेंडमेंट में क्या होगा, इसी टेन्योर को वापस 6 ईयर से 5 ईयर्स कर दिया गया, जो कि अगला अमेंडमेंट है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे। तो याद रखिए लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर वापस 5 ईयर्स कर दिया गया। प्लस जो नेशनल इमरजेंसी हुआ करती थी उसमें ग्राउंड था जिसको हम कहते थे इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसको हटा के आर्म रिबिलियन कर दिया गया, आपको याद रखना है। प्लस प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है बट ओनली ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट, और ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा था, कैबिनेट वर्ड आपको याद रखना है किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। याद रखिए 44th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था अंडर आर्टिकल 352। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बिना कैबिनेट के एडवाइस से, रिटन एडवाइस से आप नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते, ठीक है। प्लस राइट टू प्रॉपर्टी जो एक फंडामेंटल राइट थी उसको फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया था अंडर आर्टिकल 300A, याद रखना आपको, ठीक है। और ये बोला गया था आर्टिकल 2021 नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर भी ये दो आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो सकते, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अमेंडमेंट की बात करें 52nd अमेंडमेंट एक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए। 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट इस अमेंडमेंट को लाई थी। याद रखिएगा इससे ये था कि कोई भी चाहे वो पार्लियामेंट का मेंबर हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर हो, अगर वो इलेक्शन जीतने के बाद दूसरी पार्टी में शिफ्ट होता है, डिफेक्ट होता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अंडर दिस एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके लिए उन्होंने एक शेड्यूल भी ऐड किया था, 10th शेड्यूल, 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू, 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट के थ्रू। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट 61st अमेंडमेंट के थ्रू याद रखिए वोटिंग एज जो थी वो 21 ईयर से 18 ईयर्स कर दी गई थी, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 69th अमेंडमेंट के थ्रू दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, दैट इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और दिल्ली में विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली स्टैब्लिश की थी 70 मेंबर्स की, और ये भी बोला गया था इसमें टोटल 7 मिनिस्टर्स हो सकते हैं इंक्लूडिंग सीएम एंड डिप्टी सीएम। ओके, तो टोटल 7 हो सकते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, पूछा आता है किसके अमेंडमेंट के थ्रू, तो 69th अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है 71st अमेंडमेंट 1992, इसके थ्रू याद है कि 15 लैंग्वेज थी, अब 3 लैंग्वेज और ऐड कर दी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो 8th शेड्यूल में 3 लैंग्वेजेस और ऐड कर दी गई, तो अब टोटल कितनी हो गई, 18 लैंग्वेजेस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट अमेंडमेंट है 73rd अमेंडमेंट 1992, इसके थ्रू पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया, पार्ट 9 ऐड किया गया, ठीक है, और 11th शेड्यूल ऐड किया गया, ये आपको याद रखना है, और 29 फंक्शंस बोले गए जो पंचायती राज को दिए जाएं। ओके, इसी के साथ 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 हुआ जिसमें लोकल अर्ब म्युनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया, पार्ट 9A ऐड किया गया और शेड्यूल 12 ऐड किया गया, और 18 फंक्शंस बोले गए जो म्युनिसिपैलिटी को देने चाहिए, बट ऑफ कोर्स बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दिया हुआ है। 77th अमेंडमेंट की बात करें जो 1995 में हुआ था, जहां पे प्रमोशंस पे बोला गया था रिजर्वेशन होगा, प्रोवाइडेड रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये भी याद रखना है। 84th अमेंडमेंट एक्ट की बात करें 2001, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोकसभा एंड विधानसभा दैट इज लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, याद रखिएगा लोकसभा एंड असेंबलीज की जो सीट्स हैं वो फिक्स रहेंगी टिल 2026, मतलब 25 ईयर्स के लिए, याद रखिएगा। एक तरीके से आप कह सकते हैं बैन लगा दिया गया था कि रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स नहीं होगी, सीट्स फिक्स रहेंगी 2026 तक, तो सीट्स फिक्स रहेंगे। और रीजन भी है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, वरना अगर सीट्स के अकॉर्डिंग अगर हम सीट्स अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होंगी बार बार, तो पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही कुछ स्टेट्स की, तो उनके पास तो ज्यादा पॉलिटिकल पावर आ जाएगा। उसी को देखते हुए याद रखिएगा बैन कर दिया गया था कि एंकरेजमेंट ऑफ सीट्स नहीं होंगी, और 2026 तक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा की सीट्स इंक्रीज नहीं होंगी, याद रखना है। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 वेरी इंपॉर्टेंट, एक फंडामेंटल राइट ऐड किया गया था अंडर आर्टिकल 21A, दैट इज राइट टू एजुकेशन। 6 to 14 ईयर्स, याद रखिए आपको हर व्यक्ति के पास एजुकेशन के राइट्स हैं, फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन वाज एडेड एज अ फंडामेंटल राइट। प्लस एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई थी, 11th फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A, जहां पर बोला गया था हर पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो अपने बच्चे को 6 to 14 ईयर्स में एजुकेशन प्रोवाइड करवाए, रिमेंबर। प्लस डीपीएसपी में जो मैटर था उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया था, पहले वहां 6 to 14 था, उसको चेंज करके कर दिया गया था कि चाइल्ड केयर 0 to 6 ईयर्स, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की चाइल्ड केयर फैसिलिटीज होनी चाहिए 0 to 6 ईयर्स की। ओके,
ओके, तो ये सारे अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हुए थे, जो कि इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। 89th अमेंडमेंट एक्ट में याद रखिएगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक ही बॉडी हुआ करती थी, उसको डिवाइड कर दिया गया। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट 338 के अंदर होगी, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब 338A के अंदर होगी। तो दोनों बॉडी को बाइफरकेट कर दिया गया, मतलब डिवाइड कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट अमेंडमेंट है 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, ये भी एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसके थ्रू याद रखिएगा 15% सीट्स जो होंगी, 15% ऑफ लोकसभा सीट्स, याद रखिएगा उतने ही मिनिस्टर्स हो सकते हैं। आपको याद रखना है 15% ऑफ लोकसभा सीट्स ही मिनिस्टर्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग पीएम। ओके, प्लस अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो 15% ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही मिनिस्टर्स हो सकते हैं, बट वहां पे एक मिनिमम भी रख दिया गया था 12, या मैक्सिमम जो है वो 15% हो सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। ठीक है, ये सब मैंने ऑलरेडी पॉलिटी में पढ़ाया हुआ, अभी तो हम यहां पर एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा ये बोला गया अगर आप एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आप डिस्क्वालीफाई हुए हो तो आपको मिनिस्टर या कोई भी रेन्यूमरेटिव पोस्ट, याद रखना आपको मिनिस्टर भी आप नहीं बन सकते और कोई रेन्यूमरेटिव पोस्ट भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग क्या होते हैं शिफ्ट करते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उनको बदले में मिनिस्टर बना देती है। 6 महीने तक तो बन ही सकते हैं मिनिस्टर, अगर वो मेंबर डिस्क्वालीफाई हो गए तब भी। तो उन्होंने कहा ये क्या बात है, ये तो लूप होल रह गया 52nd अमेंडमेंट में एंटी डिफेक्शन लॉ में, तो ये लूप होल को फिलअप करने की कोशिश की गई थी। ओके, नेक्स्ट अमेंडमेंट की बात करें इंपॉर्टेंट 92nd, जहां पर 4 लैंग्वेजेस और ऐड की गई, याद रखिएगा दैट इज बोडो, डोगरी, मैथिली, सैंथली, अब टोटल 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस हो गई जो 8 शेड्यूल में है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 21, 71, 92 ये तीनों अमेंडमेंट याद रखिएगा लैंग्वेज ऐड करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 जो कि अब नलीफाइड कर दिया गया है, दैट इज रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अभी नलीफाई कर दिया गया है। रिमेंबर इसके अंदर याद रखिएगा आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड किया गया था, प्लस इवन आर्टिकल 45B डीपीएसपी में भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, प्रमोशन के बारे में ऐड किया गया था, प्लस इवन एक पार्ट 9 भी ऐड किया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। बट अब याद रखिएगा ये जो अमेंडमेंट है इसको सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई कर दिया है। ओके, नेक्स्ट बात के 99th अमेंडमेंट एक्ट, ये भी नलीफाई कर दिया गया है, जहां पे कोलिजियम सिस्टम बनाया गया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए सरकार ने कोलिजियम सिस्टम बनाया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको नलीफाई कर दिया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट है। इसमें एक आर्टिकल भी ऐड किया गया था, बट अब तो ये नलीफाई हो चुका है, आर्टिकल 124A, बट नाउ इट इज नलीफाइड। रिमेंबर हटा दिया गया है। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 इंपॉर्टेंट है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, जहां पे इंडिया और बांग्लादेश अपनी लैंड बॉर्डर्स को आपस में याद रखिए शेयर करके, मतलब जो डिस्प्यूट्स थे उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की है। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉक करता है किसके बारे में बात करता है, जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ओके, नेक्स्ट है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये भी इंपॉर्टेंट है। ईडब्ल्यूएस जिसको आप कहते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिसको आज रिजर्वेशन है 10% का, उनको याद रखिएगा रिजर्वेशन इसी के अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। इसके थ्रू आर्टिकल 16 में भी चेंजेस करने पड़े थे, रिमेंबर, टू अलाउ 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, दैट इज इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पीपल। रिमेंबर 104th अमेंडमेंट एक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि एंग्लो इंडियन अभी लोकसभा में अपॉइंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, याद रखिएगा ये 104th अमेंडमेंट से हटा दिया गया, बहुत लोग को नहीं पता है। ओके, तो नाउ याद रखना आपको एंग्लो इंडियंस जो हैं वो अब लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको हटा दिया गया है, उनकी रिजर्व सीट्स को हटा दिया गया है, ये आपको याद रखना है। प्लस याद रखिए SC/ST और की लोकसभा में और विधानसभा में जो एलिजिबल रिजर्वेशन था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी तक 70 हर 10-10 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं, तो इस साल फिर से एक्सटेंड कर दिया गया, तो अब ये 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब देखा जाए तो 80 ईयर्स तक, मतलब जब से हर साल 10-10 साल करते आ रहे हैं, अब 80 ईयर्स तक ये एक्सटेंड हो गए, 1950 से एक्सटेंड हो रहे हैं। रिजर्वेशन SC/ST को रहेगा लोकसभा और विधानसभा में, रिमेंबर, ठीक है। आपको ही पता होगा राज्यसभा और विधान परिषद में रिजर्वेशन नहीं होता है, ठीक है। और लास्ट अमेंडमेंट 105th अमेंडमेंट एक्ट 2021, जहां पर याद रखिएगा स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दिए हैं गए हैं। कंफ्यूजन था थोड़ा सा, इसको उसको क्लियर कर दिया गया है कि आपके पास पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास कि वो ओबीसी का जो लिस्ट है वो खुद बना सके, सोशली एजुकेशन बैकवर्ड की आइडेंटिफाई करना वो स्टेट गवर्नमेंट का ही काम है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो 105 टोटल अमेंडमेंट्स हैं, मैंने सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बता दिए। इसकी पीडीएफ मेरे तुरंत टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, डाउन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। बट अगर आप चाह रहे हैं सब डिटेल में पूरा पॉलिटी पढ़ना है, मुझे एकदम प्रॉपर कोर्सेज करना है, एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, अभी मैं 12th पास आउट हूं या तो मैं अगले साल पेपर देना चाहता हूं, तो एक बार आकर हमारे एप्लीकेशन को विजिट करें। वहां पर आपको 2 ईयर कोर्सेज, 3 ईयर कोर्सेज, 1 ईयर कोर्सेज यूपीएससी के मिलेंगे, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको पर्सनल मेंटरशिप भी प्रोवाइड करूंगा। वहां पर डिटेल में चीजें पढ़ाई जाएंगी। यहां पर तो मैं आपको बहुत ब्रीफ जल्दी से बताने के चक्कर में आपको जल्दी चीजें बता रहा हूं, बट याद रखिए जब आप डिटेल लेक्चर देखेंगे तो वहां पर आपको A to Z 0 से बेसिक से पढ़ाया जाएगा।
प्लस अगर आपका सिर्फ आपको नोट्स की जरूरत है तो आप हमें हैंड नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सैंपल चेक कर लो, नोट्स पसंद आए तो ही ऑर्डर करना। आप एक बार सैंपल देख लो, उसमें बहुत प्यार से हमने सैंपल बनाया हुआ है, आप सैंपल एक बार जरूर चेक करें। तो ये था टॉपिक हमारा, क्या आपको ही पता है, दैट इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो बहुत लोगों ने कमेंट किया था। और कौन सा टॉपिक चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं जितनी जल्दी हो सके उसको कम टाइम पर वीडियो को कंप्लीट करा दूंगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर सब कर रखा है तो वीडियो को शेयर कर दो, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताओ कि आपको और कौन से लेक्चर्स की नीड है, हम उनको भी बहुत जल्दी बनाएंगे। ओके, और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, सोशियोलॉजी ऑप्शनल, जिन जिन स्टूडेंट्स का सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, हमारे यूट्यूब चैनल में अब सोशियोलॉजी ऑप्शन की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो रेडी रहिए, एक दो दिन के अंदर मेरे ख्याल से कल से ही लेक्चर्स आने लगेंगे आपको सोशियोलॉजी के। ओके, सोशियोलॉजी, जिसको डाउट है सर सोशियोलॉजी ऑप्शन ले या नहीं ले, तो उसके लिए भी हम एक लेक्चर बनाएंगे, सोशियोलॉजी ऑप्शन के क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह उसका सिलेबस है, उसके बाद आप चूज कर सकते हो, उसके बाद हम उसकी क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, कोई डाउट क्वेरी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू।